सो ये हमारा, मैंने पहले ही बोल दिया बच्चों कि आज का लेक्चर हम लोग फिनिश करेंगे। वेक्टर्स कोशिश करूंगा कि फिनिश हो जाए पूरा चैप्टर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर डिस्कस कर रहे थे। 2 शायद एप्लीकेशन डिस्कस किया था, तीसरा मैं अभी लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड। तो ये होता क्या है पैरेललोपाइड? सबसे समझने की सबसे इजी चीज मैं ये बताता हूं। पैरेललोपाइड का स्पेशल केस है क्यूब या क्यूबॉइड। ठीक है, तो जैसे क्या है पैरेललोपाइड में बताता हूं। एक वेक्टर ले लो ऐसा, दिस इज ए, दिस इज बी। ये बहुत अच्छा से तो डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाया। ये पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम में एक तीसरा वेक्टर और ऐड कर देते हैं, ये सी वेक्टर। इमेजिन करना 3D में सी वेक्टर। तो देखो ए और बी मिला के जो पैरेललोग्राम बनाया, ऐसा ही पैरेललोग्राम ए और सी मिलके भी बनेगा, फिर इधर बनेगा, फिर इधर, ऐसे 6 फेसेस होंगे। ये जो वॉल्यूम बनाना, ये लगभग क्यूब जैसा होगा, लेकिन उसके फेसेस जो होंगे वो राइट एंगल पर नहीं है। क्यूब में या क्यूबॉइड में क्या होता है, फेसेस सब एक दूसरे के राइट एंगल पे होगा, फेस का जो प्लेन है, यहाँ पे नहीं है। दिस इज कॉल्ड पैरेललोपाइड। सो इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हो, क्यूबॉइड का, जिससे इसका वॉल्यूम निकाला, तो क्या करोगे, इसका बेस एरिया लिखोगे और ये हाइट लिखोगे। यही तो वॉल्यूम होता है, बेस एरिया एंड हाइट। अब यहां पे देखो कि एक ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा इस टाइप का। मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं होगा, मैं डायग्राम ड्रॉ करने में अच्छा नहीं हूं। पता नहीं बना के नहीं पैरेललोपाइड। सो व्हाट यू हैव टू डू, बेस एरिया, बेस एरिया तो निकालने आता है, कैसे निकालेंगे बेस एरिया? ए क्रॉस बी। हालांकि ये ए क्रॉस बी जो है वो इसका मैग्नीट्यूड देगा बेस एरिया। इसका डायरेक्शन किधर है, प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये वेक्टर है सी। तो सी वेक्टर्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट चाहिए तो सी का इस डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, इस डायरेक्शन से, मतलब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट इस डायरेक्शन से लेंगे तो सी कॉस थीटा आ जाएगा, और यही हाइट होगा। तो डॉट सी, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, इसका हो जाएगा। दीजिए पावर कट, तो तुम्हें हो सकता है नहीं दिखे बोर्ड, थोड़ी लाइट आ रही है बच्चों, यहां पर नहीं समझ में आएगा तो बताना। सी हो गया तुम्हारा बेस एरिया, इसका मैग्नीट्यूड इतना इंटू सी, और इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ही है। सो दिस इज कॉल्ड, दिस विल गिव, हो सकता है ये निगेटिव भी आ जाए बच्चों, डायरेक्शंस पे डिपेंड करेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, ये मैग्नीट्यूड बताएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। लिख लो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज, बच्चों इसका वॉल्यूम निकालना है ए क्रॉस बी डॉट सी। अब मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि तुम ए क्रॉस बी निकालो, कोई ऐसा भी कर सकता है कि बी क्रॉस सी डॉट ए, दिस विल ऑल्सो गिव, कोई भी दो का क्रॉस
और तीसरे का डॉट, है ना। चलो देखो, मैंने ड्रॉ करने की कोशिश किया पैरेललोपाइप का डायग्राम, मुझे लगा था मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मुझे, बट चलो कोशिश किया, देखो लग रहा है ठीक ठाक ड्रॉ हो गया है। सो मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, दिस इज ए बी, ये ए क्रॉस बी ये प्लेन हो गया, सी जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर से कुछ इंक्लाइन है, लेट्स की एंगल फाई है, तो ये पैरेललोपाइप बन गया। और इसका वॉल्यूम हमने कहा कि कैसे वॉल्यूम लिखोगे, तो ये एरिया, ये जो एरिया है शेडेड एरिया इनटू ये हाइट, दिस हाइट, है ना, तो ये हाइट हो जाएगा सी कॉस फाइव, मतलब इसका सी का परपेंडिकुलर, सी का कंपोनेंट इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो चीज यहीं से आ जाएगा। एनीवे तुम लोगों ने आंसर सब बताया कि सर वॉल्यूम इज 7, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव नहीं बताना, पॉजिटिव बताना, मैग्नीट्यूड बताना, क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये ए क्रॉस बी इधर होगा कि बी क्रॉस है, ये तो तुम्हें डिपेंड करेगा कि ये डायरेक्शंस में ए क्रॉस बी आ रहा है या नीचे आ रहा है। सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, बट हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। जैसे अगर डायग्राम ये है तब तो हम लोग कहेंगे कि ए क्रॉस बी और डॉट सी, लेकिन मान लो बी इधर लिख दिया, ए इधर लिख दिया, तो फिर बी क्रॉस ए डॉट सी लेना पड़ेगा। So first thing is that we have to find A cross B. Matrix method या determinant method. I J K 1 2 0 0 2 1 क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। I कैप A क्रॉस B, देखो ये निकाल लिया, A क्रॉस B है, डॉट C ले लिया, 7 आ गया। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइप। अब अगर मैं कहूं, अगर C वेक्टर AB के ही प्लेन में होता, ए क्रॉस बी जो लिया है, ए और बी से जो प्लेन बना उसी प्लेन में अगर सी होता तो क्या पैरेललोपाइप बनता? नहीं बनता। अगर कहते हैं वॉल्यूम उसका क्या होता, 0 होता। तो एनीवे अभी हम लोग ये डिस्कस करें, ए क्रॉस बी डॉट सी ये बताएगा, इसका इनफैक्ट मैग्नीट्यूड लिख देता हूं कि निगेटिव भी आ सकता है, इसका मैग्नीट्यूड बताता है वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप formed by these 3 vectors। और निकालने का तरीका हमने बताया, ए क्रॉस बी निकालो फिर डॉट ले लो। थोड़ा ज्यादा मेहनत लगा, इसको थोड़ा और आसान से भी कर सकते हैं, आसानी से। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर ट्रिपल, 3 है ना, फाइनल क्या हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी जैसे a इक्वल टू में कह दिया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। जनरल लिख लिया बच्चों, जनरल फॉर्मेट। और ये कितना होगा, a क्रॉस b डॉट c, तो ये सिंपली ऐसे कर लो,
आई कैप जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसको ओपन कर लो और ये ओपन कर लोगे जैसे हमने पहले किया था। कैसे ओपन करेंगे इसको? A1, जो नए बच्चे हैं देखो मैट्रिक्स को कैसे ओपन करते हैं, डिटरमिनेंट को। और कुछ बच्चों को पता है क्रेमर्स रूल तुम लोगों ने बोला था। A1 ये मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए, B2 C3 माइनस B3 है, B3 C2 माइनस A2 एंड सो ऑन। चलो कुछ बच्चों ने कहा सर प्लीज रिपीट कर दो। हमने कहा A क्रॉस B डॉट C निकालना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो बताता क्या है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। तो एक तो अभी हमने बेसिक से बताया कि पहले A क्रॉस B निकालो फिर डॉट C कर लो। अब मैं बता रहा हूं कि अगर A B C ऐसे दिया हो, दिस इज जनरल फॉर्म, तो A क्रॉस B डॉट C एक बार में ही तुम निकाल सकते हो बाय दिस मेथड। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे पुट कर दिया। एंड हाउ टू ओपन तुम्हें पता है। सो पीयूष देखना, पहले A1 लिया, इसको ढक लिया, इसको छोड़ दिया, ये कॉलम और ये रो, बाकी ये चार बचा। तो दिस माइनस दिस, सो B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस ये प्लस A1 लिखा है तो अब माइनस A2 लिखेंगे, माइनस A2 तो ये वाला छोड़ देंगे, वी विल लीव दिस एंड दिस रो। तो बचा ये चार, 1 2 3 4, क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, मैंने लिखा नहीं है, जो नए बच्चे वो समझ सकते हैं, B1 C3 माइनस C1 B3 और प्लस A1 फिर माइनस A2 फिर प्लस A3, और क्या करेंगे, अब इसको और इसको छोड़ देंगे, ये चार बचा, ये चार, B1 C2 माइनस B2 C1। पीयूष बताओ क्लियर हुआ क्या? बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? सो दो वेक्टर्स मिलकर के एक प्लेन बनाएगा, दो वेक्टर मिलकर एक प्लेन बनाएगा, और तीसरा वेक्टर अगर उसी प्लेन में है तो कहेंगे कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। अगर उस प्लेन में नहीं है तो कहेंगे कोप्लेनर नहीं है। जैसे ए और बी अभी बोर्ड के प्लेन में है और तीसरा वेक्टर सी सपोज ऐसा है, सी ऐसा है तो कहेंगे कि ए बी सी आर नॉट कोप्लेनर वेक्टर्स। लेकिन सी अगर ऐसा है जैसा अभी दिखाया तो कहेंगे कि ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन में। जैसे अभी सी है तो देखो ए और सी मिलकर ये प्लेन बना रहा है, बी और सी मिलकर ये प्लेन बना रहा है, और ए और बी मिलकर ये प्लेन बना रहा है। तो कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स मिलकर के एक प्लेन बनाएगा। टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स will make a plane. A third vector may be in that plane, may not be. So how to decide? मुझे देख करके तीन वेक्टर दिया हुआ है तो कैसे मैं बताऊं कि वो कोप्लेनर है या नहीं? ओके चलो, अगर मैं A क्रॉस B लिया तो A क्रॉस B क्या बताएगा? A क्रॉस B इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। और अगर C इसी के प्लेन में है, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर C बोर्ड के प्लेन में है तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एंगल 90 है, 90 है तो 0 हो जाएगा। अनिकेत ने बताया, अंकित ने बताया, डॉट C 0 हो जाएगा।
तो अगर a क्रॉस b डॉट c 0 होगा तो क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कहेंगे कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, नन ऑफ देम आर नल वेक्टर. So if then A, B and C will be coplanar. लिख लो इसको. और एक और चीज बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं. आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे वेक्टर्स में सम रेजोनेंस के टेस्ट होंगे, उसमें आ जाएंगे, इसलिए पढ़ा रहा हूं. बहुत ज्यादा हमें यूज में नहीं आएगा ये सारी चीज. अब इसमें मैं बता रहा हूं, यहां पे कोई भी ले सकते हो. तुम ऐसे भी लिख सकते हो एबीसी कोप्लेनर है तो बी क्रॉस सी डॉट ए इक्वल टू 0. कोई भी दो का क्रॉस और तीसरे का डॉट. और तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये बताता क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. तो अगर तीनों कोप्लेनर है तो पैरेललोपाइड बढ़ेगा नहीं, उसका वॉल्यूम 0 होगा. तो ऐसे भी बोल सकते हो. सो कोप्लेनरिटी चेक करने का ये मेथड है. देयर इज अल्टरनेट मेथड आल्सो. लिखो सुनना बच्चों, यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा सा समझ लेना. अगर एबीसी कोप्लेनर है तो मैं दिखा रहा हूं ये बोर्ड के प्लेन में दो वेक्टर है ए और बी. सी सपोज इसी बोर्ड के प्लेन में है, कोई डायरेक्शन होगा, कोई मैग्नीट्यूड होगा. देन द सी कैन बी रिटन एज summation of the two vector, some constant m into a plus some other constant n into b. If a, b, c are coplanar, then c can be written as some rational number. It may be positive, may be negative, something into a plus something into b. It can be written in this way. हालांकि इस मेथड से भी हम कोप्लेनरिटी चेक करते हैं, है ना. तो कहोगे सर ऐसे कैसे, मान ले कि ऐसे लिख सकते. m और n कोएफिशिएंट है, m and n आर सम रेशनल नंबर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. कहोगे सर ऐसे कैसे, मान ले कि ऐसा लिख सकते हैं. तो मैं समझा रहा हूं. ये सपोज सी वेक्टर है बच्चों. क्या करो, इस सी वेक्टर को एक इंच से, एक पॉइंट से ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो और दूसरे इंच से बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, डॉटेड लाइन. ये दोनों कोलिनियर नहीं है, तो ये डॉटेड लाइन कहीं कहीं तो कट करेगा. अब सुनना, अगर हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, नाउ यू कैन से दैट सी वेक्टर इज मेड अप ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर. कैन वी से दैट? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझने वाली चीज है, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाला है. सी कैन बी रिटन एज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर. अब ये वेक्टर क्या होगा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा. ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहां है, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो समथिंग इनटू ए होगा. ये क्या होगा, समथिंग इनटू बी, बिकॉज बी के पैरेलल है.
तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि C कैन बी रिटन एज समथिंग इनटू A प्लस समथिंग इनटू B। ये थोड़ा समझने वाली चीज है। टू वेक्टर्स कोलिनियर है या नहीं है, तो कैसे चेक करना है। अब सुनना, अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल हो या जस्ट एंटी पैरेलल हो, तो क्या कर सकते हैं, A कैन बी रिटन एज सम M इंटू B, या ऐसे लिख सकते हैं B कैन बी रिटन एज, क्योंकि अभी B बढ़ा दिया हूं, B इक्वल टू B का मैग्नीट्यूड A के मैग्नीट्यूड से सर्टेन टाइम्स ज्यादा होगा। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम कहेंगे कि B इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू A लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख पाएंगे तो कहेंगे कि दोनों पैरेलल। ये बहुत ही आसान सा है, बट बच्चे कभी कभी नहीं ध्यान देते हैं। तो अगर मान लो A इक्वल टू दिया हो बच्चों A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, B इक्वल टू B1 I कैप प्लस अब अगर ये कोलिनियर है, पैरेलल और एंटी पैरेलल है, तो लिखेंगे B इज इक्वल टू M इंटू A, दिस इंप्लाइज B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप M A1 I कैप प्लस समथिंग समथिंग। ये बच्चों देखना, ये इक्वेशन जो है एक इक्वेशन नहीं है, एक्चुअली में ये तीन इक्वेशन है। कहोगे सर कैसे? अगर ये दोनों इक्वल है तो I का कोएफिशिएंट जितना इधर है उतना ही इधर होगा। दैट मींस B1 इज इक्वल टू MA1, J का कोएफिशिएंट इधर जितना है उतना ही इधर होगा MA2, B3 इज इक्वल टू MA3। और जब ये रिलेशन आया, ये कब लिख रहे हैं, इफ कोलिनियर देन दिस इज इक्वल टू दिस। दैट मींस M इज इक्वल टू क्या आ गया, B1 बाई A1, यहां से क्या कहोगे B2 बाई A2 भी M है और B3 बाई A3 भी है। दैट मीन्स कोएफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल है तो कहेंगे कि वो दोनों पैरेलल वेक्टर है। बहुत ही आसान। तो एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, इफ A इज इक्वल टू 2I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप, B इज इक्वल टू 6I कैप माइनस प्लस 3J कैप माइनस 9K कैप, क्या these two vectors are parallel? Sorry, these two vectors are collinear vectors? कैसे चेक करोगे? तो सर इसका कोलिनियर के लिए आपने क्या बताया, 6/2 B1 बाई A1, 3/-1 और ये -9/3। ये हो गया -3, ये भी हो गया -3, ये तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, ये भी 3 है बट ये -3 है। दैट मीन्स दिस टू आर नॉट कोलिनियर वेक्टर। बच्चों कहीं पे तुम्हें एक और फॉर्मूला लिखा रहता है कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है, अगर A और B कोलिनियर है तो A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। अगर कोलिनियर है तो थीटा 0 या 180, तो ये 0 हो जाएगा। इफ कोलिनियर देन A क्रॉस B इक्वल टू 0।
लेकिन हम इस मेथड से नहीं जाएंगे बिकॉज ए क्रॉस बी निकालना बड़ा टफ है। ऋषिकेश ने कहा सर नॉन कोलिनियर, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने देख लिया कोप्लेनर वेक्टर और देख लिया कोलिनियर वेक्टर्स, है ना। कोप्लेनर के लिए 3 वेक्टर्स दिया हुआ, तो तीनों कोप्लेनर है कि नहीं। और कोलिनियर के लिए 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स है तो एक ही लाइन में है या एक ही डायरेक्शन में है या जस्ट अपोजिट है या किसी एंगल पे। अब डिस्कस करते हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, ऐसे सवाल रहेंगे। तो रहेगा कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया। अभी देखो ये तीनों 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब तुम्हें पता है 2 पॉइंट मिलकर के एक लाइन बनाता है, तीसरा पॉइंट उसी लाइन पे है या नहीं। अगर उसी लाइन पे है तो कहेंगे द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर नहीं है कोलिनियर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो फिर वही क्या करेंगे, ये ए बी वेक्टर लिख लेंगे और बी सी लिख लो या ए सी लिख लो और देख लो कि 2 वेक्टर्स कोलिनियर है या नहीं। कर लोगे ये। क्लियर ना ये बच्चों। हितेश ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया हितेश। विधि ने कहा क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट लिखो, एक छोटा सा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है कि कोई भी एक वेक्टर, सपोज ये ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, और उसका cos थीटा क्या है। मतलब जो एंगल है, तो मोस्टली एंगल बताने के लिए क्या करते हैं, cos थीटा इक्वल टू दिस, sin थीटा इक्वल टू दिस। तो हमें cos थीटा के बारे में पता करना है। सो लेट्स दिस ए वेक्टर, ए देखो हमने ऐसे दिखाया, बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ किया है, बट एक्चुअली सोचो कि ऐसा है। जेड एक्सिस बच्चों ऐसा है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, सबको पता है ये। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा है ये, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो गामा है। ऑनलाइन में ये चीजें थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, 3D में है, क्लास में ये थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है गामा। क्या तुम बता सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है?
या ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ए इज जनरल वेक्टर। ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन, बहुत ही बढ़िया, 2 बच्चों को जवाब दिया, और भी बच्चों को समझ में आ गया। ग्रेटर देन, लेकिन अगर ए इसी के प्लेन में होता है, एक्स वाई प्लेन में, तो 90 होता, लेकिन जैसे इसको ऊपर लाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, मोर देन 90 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। है ना। अब मैं पूछता हूं कि व्हाट इज कॉस अल्फा। तो अगर सर ये तो आपने बताया था, अगर a इक्वल टू मैं लिख दूं x1 i कैप प्लस x y1 j कैप प्लस z1 k कैप, a का वैल्यू ये दे दिया, a वेक्टर, तो इसका x एक्सिस के साथ कितना एंगल है यही निकालना है। तो कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने तो आता है। तो कॉस अल्फा अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, ए वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे एक्स एक्सिस के एक वेक्टर से, एक्स एक्सिस के डायरेक्शंस का वेक्टर बेस्ट वेक्टर आई कैप। तो ए डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। और मुझे पता है ये कितना होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट आई कैप इज ए का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड इतना इतना इनटू कॉस अल्फा। ए डॉट बी में जानते हैं ना, ए बी कॉस थीटा। सो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट आई अपॉन ए, आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, ए डॉट आई कितना है x1, x1 बाई ए, व्हाट इज ए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये सबको पता है बच्चों। और मुझे पता करना है कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं। तो मैं क्या पूछूंगा, कॉस बीटा। अगर कॉस बीटा क्या होगा, ए का y एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, तो ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे y एक्सिस के डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर से, a dot j cap by a, you can write what will be the cos gamma, a dot k cap by a। और अगर तुम्हें समझ में आया तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस करो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होगा, टेल मी। यस पीयूष, अभी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। पीयूष देखना, पीयूष को ये था कि सर कॉस अल्फा आपने कैसे निकाला। तो अल्फा क्या था, अल्फा क्या था, ए वेक्टर्स और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। मतलब मुझे निकालना है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, और हमें पता है, मैं बता रहा हूं ऐसे बेसिक, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता था। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे, ए डॉट बी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। पीयूष ये क्लियर है। अभी निकालना है मुझे एंगल बिटवीन ए एंड आई कैप जो कि अल्फा है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट बी के जगह पे आई कैप डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड और आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ए हमने लिखा था बच्चों x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और डॉट प्रोडक्ट लिया आई कैप के साथ, डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड।
इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो x1 i डॉट i 1 होता है, ये x1 i डॉट j 0 i डॉट k 0, x1 अपॉन दिस। शायमा को तो क्लियर है ही। और किसने पूछा था? पीयूष। बताओ पीयूष, क्लियर हुआ क्या? पीयूष सिंधे। लेकिन पता है, अगर मैंने ये पढ़ा दिया तुझे और मुझे टेस्ट लेना है, तो टेस्ट में मैं ये सवाल नहीं दूंगा, या तो तुम ऐसे भी बिना जाने याद रख लोगे, एक बार सुन लिया तो। मैं तो एग्जाम में पूछूंगा कि इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल मेड बाय ए विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा? हमने ये पढ़ा दिया है। कैन यू फाइंड दिस? कौन पहले आंसर देता है? बच्चों, मैंने कोशिश किया कि रेगुलर हेक्सागोन अच्छा सा बनाऊं, बट मेरा ड्राइंग बहुत ही गड़बड़ है। ये बच्चों हेक्सागोन है। हेक्सा मीन्स 6, रेगुलर मीन्स सारे का साइड इक्वल है। अच्छी वर्मा में जो सिर्फ वेक्टर वाला पढ़ना, एरर मेजरमेंट नहीं पढ़ना, अभी समझ में भी नहीं आएगा। सो इसमें कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, इसको समझना। हालांकि मैं रेगुलर हेक्सागोन से बता रहा हूं, बट बाद में बताऊंगा रेगुलर पॉलीगॉन। यह स्पेशल केस है। सारे वर्टिसेस को मिला दो। अगर मैं पूछूं कि यह एंगल सपोज थीटा है, बच्चों ये अगर थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बता सकते हो? 360 बहुत बढ़िया। 360 डिवाइड बाई एन। एन कितना है यहाँ पे? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल बने। 6 इक्वल पार्ट में ये पूरे एंगल को डिवाइड किया। इतना डिग्री में अगर पाई में कहें, नए बच्चों को नहीं समझ में आएगा, बट पुराने बच्चे बता सकते हैं 2 पाई अपॉन 6। तो सिमिलरली समझाने के लिए थोड़ा ये लिया था, बट सोचो कि ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, तो ये थीटा कितना होगा यहाँ पे? 2 पाई अपॉन एन। सही लिखा? एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। एक्चुअली में मुझे ये निकालना है। लेट्स ये डेल्टा है। डेल्टा क्या है? एक साइड दूसरा साइड पहले वाले साइड से कितने एंगल पे है। कहोगे सर ये कितना होगा? तो मैं बता रहा हूं, ये तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये अगर 5 होगा तो हम कहेंगे ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, कॉमन डाउट होता है बच्चों में, ये मैं थ्योरी में पढ़ा रहा हूं।
तो पहले इस ट्रायंगल को देखो, थीटा 5 प्लस 5, थीटा प्लस 5 प्लस 5, हाउ मच 180, मतलब पाई। जो नए बच्चे उनको शायद समझ में नहीं आए, पहला लेक्चर में भेजूंगा, लिंक देख लेना। एक इक्वेशन हो गया। जो नए बच्चे हैं वो यहाँ पे 180 डिग्री लिख लेंगे। एक और चीज देखो, ये लाइन को बढ़ा दिया, 5 प्लस 5 प्लस डेल्टा, ऑल्सो 5 प्लस 5 प्लस डेल्टा, ये पूरा एंगल भी कितना है, पाई। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और 1 एंड फ्रॉम 1 एंड 2 सबको पता चल गया होगा, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा आ गया, और थीटा कितना है 2 पाई बाई एन। एम आई करेक्ट बच्चों? तो जो एंगल ये है वही एंगल ये है। तो अगर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है तो एक साइड दूसरा साइड जो है पहले साइड से इतना एंगल बनाएगा। बच्चों अब मैं क्या करता हूं ना, एक प्रथमेश ने कहा ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है सर? ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। प्रथमेश क्लियर? ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। चलो सो एक मैथ, थोड़ा सा मैथ पढ़ लेते हैं। डिग्री हटाता हूं, cos 0 प्लस cos 2 पाई बाई एन प्लस cos 4 पाई बाई एन प्लस cos 6 पाई बाई एन, मतलब 2 पाई में 1 मल्टीप्लाई किया, 2 पाई में 2 मल्टीप्लाई किया, 2 पाई में 3 मल्टीप्लाई किया, 2 पाई बाई एन में ऐसे ऐसे, और लास्ट टर्म में 2 पाई बाई एन में n माइनस 1 मल्टीप्लाई किया। ये टोटल कितने टर्म्स हो गए बच्चों? 1 2 3, पहला में 0 फिर 1, ये टोटल n टर्म्स है। n इतना इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो सर ये मैथमेटिक्स की चीज आप फिजिक्स में क्यों पढ़ा रहे हो? थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। मतलब इसका प्रूफ मैं वेक्टर से दे दूंगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। क्योंकि सर कैसे? तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि मैं ना एक ना n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन कंसीडर करता हूं, कंसीडर n sided regular polygon। अब बताओ n साइडेड ऐसे ऐसे करके लाएंगे तो लास्ट वाला साइड क्लोज पॉलीगॉन है, क्लोज है। इसको एक वेक्टर ले लिया, इसको दूसरा वेक्टर, इसको तीसरा, इसको चौथा, और लास्ट वाले को nth वेक्टर है। ये फर्स्ट वेक्टर। इसको अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड a है तो इसका भी a, इसका भी a। ये पहला वेक्टर को a1 लिख लेता हूं। a1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? a cos 0 i कैप प्लस साइन 0 j कैप। दूसरा वेक्टर को a2 लिख लेता हूं, दूसरा साइड। इसको मैंने x एक्सिस मान लिया, इसको मान लिया है y एक्सिस। तो दूसरा वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 2 पाई बाई n। समझना इसको। तो इस वेक्टर को क्या लिखेंगे? a cos 2 पाई बाई n i कैप प्लस a साइन 2 पाई बाई n j कैप। a3, ये तीसरा वेक्टर
पहले वाले से 2 पाई बाई एन, सेकेंड वाले से 2 पाई बाई एन, तो पहले वाले से कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाई एन। एक्स एक्सिस से बनाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाई एन। So a cos 2 times of 2 pi by n I cap plus a sin 2 times of 2 pi by n j cap। अब तक कुछ बच्चों को क्लियर हो गया होगा, डॉट 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 लिखते चले जाएं। nth वेक्टर, लास्ट वेक्टर, इससे कितना एंगल बनाएगा a cos, ये वाला एंगल है n माइनस 1 2 पाई बाय n I कैप प्लस a साइन n माइनस 1 2 पाई बाय n j कैप। शायद नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे कर देता हूं। कुछ बच्चों को तो जरूर चमक गया होगा कि अब सर क्या करने वाले हैं। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, सबका समेशन क्या होगा नल वेक्टर। सो a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an, दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। इसको सबको ऐड करोगे तो a कॉमन, cos 0 प्लस cos 2 पाई बाय n प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाय n प्लस 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 इतना i कैप प्लस समथिंग, और ये जीरो है, मतलब a का i कैप का कोएफिशिएंट 0, j कैप का कोएफिशिएंट 0। दैट मींस ये प्रूफ हो गया। तो नयन पटेल देखना, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां पे दिक्कत हो बताना। तो पहले तो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन बना लिया और मैंने सबको वेक्टर असाइन कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हेड टू टेल ऑर्डर में। तो ये लास्ट वाला लाइन है, उस पर भी ऐसे किया। ये सबका समेशन 0 होगा, इसको नाम दे दिया a1 वेक्टर, इसको नाम दे दिया a2 वेक्टर। और सिंपलिसिटी के लिए पहला जो वेक्टर लिया उसी डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लिया, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा वाई एक्सिस। तो फर्स्ट वेक्टर a1 को लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड सपोज a है तो इसका भी मैग्नीट्यूड a। फर्स्ट वेक्टर एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है, a cos 0 I कैप प्लस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जो नए बच्चे हैं उनको क्लियर नहीं होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़े हो। a2 ये कितना एंगल बना रहा है 2 पाई बाय n, a cos प्लस a sin 2 पाई बाय n j कैप। a3 वेक्टर, थर्ड वेक्टर कितना बना रहा है, देखो यहां से दिखाया है, सेकेंड वेक्टर से सेकेंड लाइन से 2 पाई बाय n, तो फर्स्ट लाइन से 2 पाई बाय n और ऐड हो जाएगा। a4 भी लिख लेते हैं, तो 2 पाई बाय n हर बार वो टर्न ले रहा है 2 पाई बाय n। तो क्या रहा 2 पाई बाय n हर बार ऐड होते जा रहा है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाय n आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाय n। ऐसे करते जाओगे लास्ट में क्या आएगा nth। देखो ये 4 है तो 3 मल्टीप्लाई किया, nth में क्या आ जाएगा a cos nth है तो n माइनस 1 2 पाई बाय n I कैप प्लस a sin n माइनस 1 2 पाई बाय n
जे कैप। और मुझे ये पता है ये सबका समेशन नल वेक्टर है, तो ये सबका समेशन करोगे तो नल वेक्टर होगा। तो आई कैप वाले कोएफिशिएंट को एक तरफ और सारे समेशन इज इक्वल टू 0। बताओ नयन पटेल, क्लियर हुआ क्या? और मुझे बताने कि मैंने कभी ये बताया कि नहीं, अगर ए इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप है, ये एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन का एक वेक्टर है। इसके परपेंडिकुलर तो बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, लेकिन एक्स वाई प्लेन में ही इसके परपेंडिकुलर वेक्टर लिखना है, जो कि एक्स वाई प्लेन में। जैसे एक्स वाई प्लेन ये है, जेड एक्सिस का कोई भी वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। जैसे ये कोई वेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर, इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे। ये वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर देखो ये वेक्टर है, ऐसे ऐसे घूम जाओ पूरा सर्किल में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स होंगे। लेकिन इसके परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर हो सकता है, एक ये और एक ये। तो इसी के प्लेन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है या एक वेक्टर लिखना है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। क्या करो, बी वेक्टर इसके कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, बीटा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप, और एक का साइन चेंज कर दो, किसी एक का, आइदर यहां या यहां। ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, A and B are perpendicular vector. You can check it. विदिर कहा सर बताया था आपने, ठीक है फिर से बता दिया। अगर एक का साइन चेंज किया तो अगर इधर लाओगे तो दूसरे का साइन चेंज करोगे तो इधर लाएगा। एक और कॉन्सेप्ट, बस लास्ट आज का, ये ए वेक्टर हो गया, हालांकि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी नहीं बच्चों। मैंने इसका बी का कंपोनेंट ए के अलोंग निकालने के लिए कहा था, सारे बच्चे सुनना। बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ बी अलोंग ए, तो वो ये वेक्टर था। यू नो हाउ टू फाइंड दिस, कंपोनेंट ऑफ बी along component vector along A, ये सबसे पहले मैग्नीट्यूड B डॉट A कैप, ये हो गया मैग्नीट्यूड B cos थीटा और टाइम्स A कैप। ओके, अब अगर मैं पूछ दूं B का कंपोनेंट A के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बताओ, मतलब ये वेक्टर बताओ, फाइंड component of B component vector along directions perpendicular to A. That means नाम देता हूं O A B, ये नाम दे दिया M, तो OM तो तुमने निकाल लिया। हाउ टू फाइंड MB? अब चूंकि मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई थिंक कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सर कैसे निकालेंगे MB वेक्टर।
तुम्हें बताओ कैसे निकालोगे। ये बी वेक्टर दिया रहेगा, ओएम तुझे निकालने आता है। ये वेक्टर लिखना बच्चों ये आसान नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं लिख पाएंगे जब मैं ये सवाल पूछता हूं तो, लेकिन अब तुम लिख पाओगे। एमबी वेक्टर कैसे लिखेंगे तो मैं बता रहा हूं। ओबी वेक्टर इज इक्वल टू ओएम प्लस एमबी, दैट मीन्स एमबी वेक्टर इज इक्वल टू ओबी माइनस ओएम। यू नो हाउ टू राइट ओएम, ओबी दिया रहेगा तो एमबी निकल जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट सम, है ना। ऐसे सवाल आएंगे तो ये टफ सवाल कहलाएगा। एडिशंस पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शंस पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशंस पढ़ लिया, सर डिविजन्स तो पढ़ाया नहीं, तो आप बोल रहे हो कंप्लीट हो गया। तो सिंपली लिख लो डिवीजन ऑफ वेक्टर्स आर नॉट डिफाइंड। दो वेक्टर्स का डिवीजन डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स ए बाई बी इज मीनिंगलेस। A by B is meaningless. It is not yet defined. Clear? तो मैं कुछ चीज लिखता हूं, कभी कभी बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं, तो मैं ना कुछ 10-15 ऐसे एक्सप्रेशंस लिखता हूं। डर गया होंगे सर बोल रहे हैं 2 मिनट और 10-15 बोल रहे हैं, कि वो मीनिंगफुल एक्सप्रेशन है या मीनिंगलेस एक्सप्रेशन है। एक दो मैं हिंट दूंगा, बाकी तुम्हें खुद से करना है, ओके। और तुम्हें आज ही मुझे आंसर भेजना है, सारे बच्चे मुझे फोटो खींच के भेजेंगे इसका सॉल्यूशन। अभी मैं कुछ लिख रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट, ए बाई बी, क्या ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है? ये लिखने के बाद लिखो वेदर द फॉलोइंग expressions are meaningful or meaningless। जल्दी से बच्चों क्विकली, ये क्या हो जाएगा? दिस इज मीनिंगलेस, मैंने कट कर दिया, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, मीनिंगलेस। दूसरा, ए बाई बी का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर्स को एक स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड किया है, इज इट मीनिंगफुल? यस। हाँ, मीनिंगलेस, मीनिंगफुल, मैं टिक कर रहा हूं मतलब मीनिंगफुल। तीसरा, ए वेक्टर प्लस 2, इज इट मीनिंगफुल? वेक्टर ए में 2 ऐड करेंगे, इज इट मीनिंगफुल? नो, नो सर। में वेक्टर ऐड होगा, वेक्टर में स्केलर ऐड नहीं होगा, दिस इज मीनिंगलेस। फोर्थ, ए डॉट बी प्लस 3, इज इट मीनिंगफुल? यस। नो। ये स्केलर है और ये भी स्केलर, यस मीनिंगफुल। 5, ए क्रॉस बी प्लस ए, दिस इज मीनिंगफुल। इतना मैंने मीनिंगफुल। अब मैं लिख रहा हूं, 5 बता दिया, छठा लिख रहा हूं, ठीक है। ए डॉट सी 7, ए क्रॉस बी डॉट सी 8, ए क्रॉस बी क्रॉस सी 9, ए डॉट बी क्रॉस सी 10, ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी। इधर का मिटा रहा हूं मैं,
11 A क्रॉस B प्लस A डॉट B टाइम्स C। सो बच्चों ये नोट डाउन कर लो।